तो दोस्तों फिर चल रहे हैं अपन अगले टॉपिक की ओर। जो वित्तीय विवरण विश्लेषण का अगला जो अनुपात है उसकी ओर चलते हैं। तो अभी अपना अपने सामने जो अनुपात है वो समझने की जरूरत है। इसी बार सवाल भी आ जाता शोधन क्षमता अनुपात मतलब सोल्वेंसी रेशियो। अब सोल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या है या शोधन क्षमता का मतलब क्या है? किसी व्यवसाय की अपनी दीर्घ अवधि दायित्व का भुगतान करने की क्षमता। मतलब कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कंपनी काम कर रही है, तो वो दीर्घ अवधि का जो लोन लेती है या फिर ऋण लेती है, तो उन ऋणों को किस प्रकार चुकाती है, कैसे चुकाती है, सही टाइम पे चुकाती है या नहीं चुकाती। तो उन चीजों की जो क्षमता को जज करने का जो अनुपात है वो शोधन क्षमता अनुपात या सोल्वेंसी रेशियो कहते हैं। अब पहली बात है फर्म की दीर्घ अवधि दायित्व क्या होता है। जैसे ऋण पत्र होता है, मध्य अवधि दीर्घ अवधि ऋण उपलब्ध कराने वाले वित्तीय संस्थान होते हैं, या उधार माल बेचने वाले लेनदार जो भी आपको उधार देते हैं वो उधार आप कैसे चुकाते हो, उन चीजों को मापने का जो अनुपात है वो शोधन क्षमता अनुपात या सोल्वेंसी रेशियो कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे, मतलब कोई भी कंपनी में ये अनुपात इसलिए एनालिसिस करने के लिए काम आता है ताकि ये जान सके कि कोई कंपनी काम कर रही केवल बड़े दीर्घ अवधि में लोन ले लिया, लोन चुका ही नहीं रही है तो प्रॉफिट नहीं होता। लोन चुकाना भी चाहिए, उधार लिया तो उधार को चुकाना भी चाहिए, तो उन चीजों के लिए काम आता है। ये अनुपात फर्म की स्थायी ब्याज पहले कम से कम जैसे होम लोन अपन लेते हैं तो 25 साल 30 साल का लोन है, तो उसका इंटरेस्ट टाइम पे टाइम चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे हैं, उसका भुगतान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो आपने ऋण लिया है उसको टाइम के अनुसार टाइम बाउंड, ऐसा नहीं कि भाई अपनी तारीख दी और अपन किस्त चुकाने में चूक जाए, तो वो सारी चीजें देखने का जो अनुपात है वो शोधन क्षमता अनुपात या सोल्वेंसी रेशियो कहते हैं। ये सोल्वेंसी रेशियो 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक तो ऋण क्षमता अनुपात, दूसरा स्वामित्व अनुपात और तीसरा ब्याज संरक्षण अनुपात। तो दोस्तों ये है शोधन क्षमता अनुपात की 3 चीजें। तो पहले चलते हैं अपना ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो। इन्हें बाह्य क्षमता का आंतरिक क्षमता से अनुपात भी कहते हैं। इसकी गणना बाह्य लोगों और स्वामियों के फर्म की परिसंपत्तियों पर तुलनात्मक दावों के निर्धारण किया जाता है। मतलब बाहर से कितना आपने लोन लिया है और आपके पास खुद की पूंजी कैसे। मैं फॉर एग्जांपल दे दूं, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, बाहर से अपने पास खुद के पास कितना कैश है, बैंक बैलेंस कितना, खुद के पास एसेट्स कितने हैं, उसके बाद उसकी तुलना में आप बाहर से कितना ऋण लिया, उन दोनों की बीच को संबंध है वो डेब्ट इक्विटी रेशियो कहलाता है। मतलब बाह्य से उधार लेना और खुद के पास पैसा कितना है। सिंपल परिभाषा में बात कहूं, बाहर का पैसा और खुद का पैसा वो दोनों के अंतर है, वो उसको कहते हैं ऋण क्षमता अनुपात। ऋण क्षमता अनुपात बाह्य कोष बटा अंशधारक कोष। ये मतलब समझ गए होंगे, इस अनुपात के 2 विशेषता है कि बाह्य कोष में बाहर से ऋण कितने ले रहे हैं, वित्तीय संस्थाओं से कितने ऋण ले रहे हैं। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात है सॉल्वेंसी रेशियो का पहला पार्ट है, और सॉल्वेंसी रेशियो मतलब क्या होता है कि बाहर से जितना भी आप ऋण चुकाते हो उसे टाइम चुकाते नहीं चुकाते। तो ऋण क्षमता अनुपात का मतलब होते हैं बाहर से ऋण कितना लिया और आपके पास खुद के पास कितना अंशधारक का कोष है, उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं ऋण क्षमता अनुपात। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी काम कर रही है, कंपनी खोलना चाहते हैं, बाहर से दुनिया भर का पैसा लिया, खुद के पास टका ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक आपको लोन क्यों देती, कुछ उधार देती है, कोई गिरवी रखना पड़ेगा, कोई संपत्ति रखना पड़ेगा, कोई पट्टा रखना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं कि आपके पास खुद के पास कोर्स कैसे है कि खुद के पास कोई जमीन ही नहीं है, कोई जायदाद ही नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो बैंक भी आपको नहीं देती। तो ऋण क्षमता अनुपात उस कंपनी के बाह्य कोष और अंशधारक कोष को बताता है। यह अनुपात फर्म की दीर्घ अवधि की वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता का बताता है कि ये चीज बताता है कि ये कंपनी है जो वो बाह्य संस्थानों, बाह्य वित्तीय
एजेंसियों पर कितना निर्भर करती है। लाइन क्लियर? ये है ऋण क्षमता अनुपात। अगला चलते हैं अपना स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब सबसे बड़ी बात, इसे समता अनुपात भी कहते हैं। यह फर्म के अंशधारियों के कोष और कुल परिसंपत्तियों के बीच में संबंध बताता, मतलब खुद के पास कितना बैंक बैलेंस है, खुद का कितना हिस्सा है, और सबसे बड़े उसके पास खुद के संसाधन कितने हैं। अंतरा मतलब एक तो बैंक बैलेंस कितना है और उसके साथ उसकी जायदाद कितनी है, जमीन जायदाद, पैसा कितना, उन दोनों के जो अंतर है वो आपका स्वामित्व अनुपात कहते हैं। ये अंशधारियों का कोष और संपत्तियां जिसमें व्यवसाय के कुल संसाधनों के अंतर को बोलते हैं स्वामित्व अनुपात। स्वामित्व अनुपात अंशधारियों का कोष और कुल संपत्तियां, यह अनुपात विशेष रूप से उन लेनदारों के लिए महत्वपूर्ण है जो फर्म की कुल परिसंपत्तियों में अंशधारियों के आनुपातिक भाग का निर्माण, मतलब आपकी संपत्तियां कितने और अंशधारक कितने हैं। एक तो होता है टोटल प्रॉपर्टीज, कुछ होते हैं शेयर होल्डर्स, उनका भी हिस्सेदारी कितनी है और खुद की हिस्सेदारी कितनी है और संपत्ति कितनी है। बात समझ में आई? एक तो शेयर होल्डर कितने हैं, वो अंशधारक का कोष, और दूसरा वो पूरी कंपनी की संपत्तियां कितनी है, उसका अनुपात कहा जाता है स्वामित्व अनुपात। अगला चलते हैं ब्याज संरक्षण अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यह अनुपात ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ और दीर्घ अवधि के ऋणों पर ब्याज के बीच की संबंध को स्थापित करता है। ब्याज संरक्षण अनुपात ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ एवं दीर्घ अवधि के ऋणों पर ब्याज के बीच की संबंध, आपका प्रॉफिट कितना और इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं आप, मतलब बड़ी कंपनियां से, बड़ी वित्तीय एजेंसियों से आपने कितना लोन लिया है, उसमें इंटरेस्ट कितना चुका रहे हो और आपका प्रॉफिट कितना हो रहा, उसको अंतर को बोलते हैं ब्याज संरक्षण अनुपात। ये अनुपात दीर्घ अवधि ऋण लेने वाली एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि मतलब कितने समय से कैसे वो उसका ब्याज इंटरेस्ट चुका पा रहा है, तो ब्याज संरक्षण अनुपात रेशियो भी देखा जाता है। अगला आता है लाभप्रदता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। किसी भी व्यावसायिक उद्यम का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये तो चीजें, कोई बिजनेस कर रहा होता है तो लॉस में तो जाओगे नहीं। कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो ये सोच के करता है कि मुझे प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है। इसका अर्जन व्यवसाय में निवेश पूंजी की सहायता से किया जाता है। और प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा, जो इन्वेस्ट आपके कैपिटल आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अनुसार ही करोगे। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि व्यवसाय में पूंजी से कितना लाभ कमाया जा रहा है। इस अनुपात के द्वारा तो लाभप्रदता अनुपात है आप कितनी पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, उन दोनों का। दिस रेशियो आर हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट टू टेक रिमेडिएट मेजर इफ देयर इज डिक्लाइन ट्रेंड। मतलब ये अनुपात इसलिए काम आता है ताकि उसका जो मैनेजमेंट है कंपनी का या बिजनेस का, वो ये देख सकता है कि मेरा बिजनेस डिक्लाइन तो नहीं हो रहा है, उसका ट्रेंड लॉस तो नहीं जा रहा, उस चीज को देखने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहा जाता है। ये अनुपात 4 प्रकार के होते हैं, सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, शुद्ध लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो, परिचालन लाभ अनुपात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और विनियोजन पर प्रत्याय अनुपात, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रेशियो। 4 प्रकार के लाभप्रदता अनुपात आपके कोर्स में। तो पहला चलते हैं सकल लाभ अनुपात, क्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये तो पता आपका प्रॉफिट, ये सकल लाभ शुद्ध बिक्री से संबंध व्यक्त करता है, इसे प्रतिशत रूप में दर्शाया जाता है। इसकी गणना होती है सकल लाभ अनुपात बराबर सकल लाभ और बटा शुद्ध बिक्री, लाइन चीज। जबकि शुद्ध बिक्री मतलब कुल बिक्री माइनस विक्रय वापसी प्लस उत्पादन शुल्क, और सकल लाभ मतलब होता है शुद्ध बिक्री माइनस विक्रय भार की लागत। ये सारी चीज आप सीधा पूछेंगे, सकल लाभ अनुपात मतलब सकल लाभ बटा परिचालन से आगम या शुद्ध बिक्री के अनुपात को बोलते हैं सकल लाभ अनुपात। सकल लाभ की सीमा को दर्शाता है। ऊंचा सकल लाभ मैनेजमेंट को संतोष का विषय होता है कि ये बेचे जाने वाले माल की निजी लागत को दर्शाता है। सकल लाभ की दर जितनी ऊंची होती है, बेचे गए माल की लागत मूल्य उतना ही कम होता है।
तो ये सकल लाभ अनुपात सीधा आपसे पूछेंगे, तो सकल लाभ अनुपात पहला प्रॉफिट रेशियो का एक पार्ट है, ये लाभ और शुद्ध बिक्री के बीच में संबंध को स्थापित करता है। दूसरा आता है शुद्ध लाभ अनुपात। शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच के अनुपात को बोलते हैं शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच में, वो था सकल लाभ और बिक्री के बीच में। ये बिक्री पर बिक्री लाभ की सीमा को दर्शाता है, ये प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इस अनुपात की गणना का मुख्य उद्देश्य कुल लाभप्रदता का निर्धारण, मतलब वास्तविक लाभ क्या है। शुद्ध लाभ अनुपात बराबर शुद्ध लाभ बटा परिचालन से आगम, मतलब शुद्ध बिक्री इंटू 100%, ये प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है शुद्ध लाभ अनुपात। शुद्ध लाभ अनुपात व्यवसाय की संचालन क्षमता का व्यक्त करता है, ये बात को दर्शाता है कि प्रबंधन किस सीमा तक संचालक व्यय को कम करने में संपादित रहा। मतलब शुद्ध लाभ आपकी दूसरी भी व्यय है, घाटे हैं, एक्सपेंडिचर, उसको माइनस करने जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो आपका लाइन क्लियर। तीसरा आता अपना परिचालन लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। परिचालन लाभ परिचालन क्षमता को दर्शाता, मतलब ऑपरेट बिजनेस को कैसे ऑपरेट कर रहे हो, इससे केवल कुल क्षमता का पता लगता है। ये परिचालन लाभ और शुद्ध विक्रय के बीच अंतर समझ लीजिए, ये परिचालन लाभ और शुद्ध विक्रय के बीच के संबंध स्थापित किया जाता है, ये भी प्रतिशत में दर्शाया जाता है। परिचालन लाभ अनुपात परिचालन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और परिचालन से मतलब शुद्ध बिक्री चीज, ये परिचालन लाभ, वो शुद्ध लाभ, वो सकल लाभ, ये तीनों को चीज पढ़ना। और परिचालन लाभ क्या होता है, सकल लाभ माइनस प्रशासनिक व्यय मतलब बिक्री के खर्चे, उनको अगर माइनस करते हैं तो बिजनेस को ऑपरेटिंग करने वाला प्रॉफिट आपके सामने आ जाता है। लाइन क्लियर। अगला था विनियोजन पर प्रत्याय अनुपात, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। किसी निवेश से मिलने वाले लाभ को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रेशियो कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि निवेश की गई पूंजी पर हमें किस अनुपात में प्रॉफिट मिल रहा है। लाइन चीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया और आपको रिटर्न कितना मिला। मान लीजिए एसबीआई डिपॉजिट में 7% ब्याज देती है, उसका मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट पर 7%, ये भी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। लाइन चीज के लिए ये लाभप्रदता अनुपात। अगला आता है रोकड़ प्रभाव विश्लेषण, कैश फ्लो एनालिसिस। किसी भी व्यवसाय के आर्थिक जीवन में कैश इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं जा रहे हो, कैश ही नहीं है, बिजनेस चल सकता, तो कैश किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी होता है। किसी भी इकाई को अपने आपूर्तिकरों का भुगतान करने और दिन प्रतिदिन की खर्चा का पूरा करना है, वेतन, मजदूरी और ब्याज और लाभांश का भुगतान करने के लिए एक कैश राशि की आवश्यकता होती है। तो कैश जरूरी है, तो रोकड़ प्रवाह वितरण में कैश प्रवाह संबंधी लेखा जोखा होता है। तो कैश प्रवाह स्टेटमेंट जिसमें रोकड़ का लेखा जोखा होगा। पहली बात समझ लीजिए, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण से पहले रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट होना चाहिए। उसमें आपके रोकड़ कितने हैं उसका सारा लेखा जोखा, और रोकड़ किस किस्म में होते हैं, कौन सी मदों में होता है, उन सारी चीजों की देखरेख करती है। और रोकड़ कहां से आ रहा है, रोकड़ कहां से जा रहा है, कैश कहां से आ रहा है, कैश कहां जा रहा है, और कैश के लाने के सोर्सेस कौन कौन से हैं और कहां से आता है, उन सारी चीजों का विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। और उन कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस जब किया जाता है उसको बोलते हैं कैश फ्लो एनालिसिस। और सबसे बड़ी बात, कैश फ्लो एनालिसिस में उन सोर्सों की पहचान की जाती है जिनसे रोकड़ प्राप्त होती है, जैसे परिचालन क्रियाएं, चालू और स्थायी संपत्तियों से विक्रय, ऋण पत्र, पूर्वाधिकारांश, दीर्घ अवधि के ऋणों का नकद भुगतान करना। संक्षेप में रोकड़ प्रवाह विवरण एक निर्धारित अवधि के दौरान रोकड़ की प्राप्ति और उसके उपयोग को दर्शाता है। अब उद्देश्य क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण परिचालन ऑपरेटिंग क्रियाओं को नकद राशि के सृजन के रूप में दर्शाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण ऋण अवधि, भुगतान की समय सारणी और प्रतिस्थापन की योजना बनाने में सहायता करता है। रोकड़ प्रत्येक वित्तीय निर्णयों का केंद्र होता है, बिना रोकड़ के काम ही नहीं चलता। रोकड़ प्रवाह विवरण फर्म की तरलता, लिक्विडिटी को भी बताता है। अगर आपके पास कैश ही नहीं है, बिजनेस नहीं कर सकते, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और प्रबंधन सामान्य आंतरिक रूप से निर्मित रोकड़ को समझाने के लिए रोकड़ प्रवाह की जांच करता है। ये तो कैश फ्लो
एनालिसिस। अगला था कोस्ट फ्लो एनालिसिस, मतलब फंड फ्लो एनालिसिस। फंड मतलब रिसोर्स, पैसा, ये तो कैश, और दूसरा फंड कहां से आएगा? फंड कैश में भी हो सकता है, फंड रोकड़ भी हो सकता है, फंड किसी रिसोर्स में भी हो सकता है, फंड उधार में भी हो सकता है। तो फंड प्रवाह विवरण तैयार करने तो कोष शुद्ध कार्यशील पूंजी अर्थात चालू संपत्तियों पर चालू दायित्व के आदित्य, मतलब कोष प्रवाह विवरण मुख्य रूप से होता है शुद्ध कार्यशील पूंजी, जो मुख्य रूप से चालू संपत्तियां और चालू दायित्व के बीच में संबंध को स्थापित करता है। किसी भी व्यवसाय में फंड का आगमन कहलाता है, मतलब शुद्ध कार्यशील पूंजी जो चालू संपत्तियां और चालू दायित्व के बीच में संबंध बताता है, और फंड का अर्थ कार्यशील पूंजी से होता है। जो फंड होता है वो कार्यशील पूंजी, इसके आधार पर कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को फंड प्रभाव कहा जाता है। अब कार्यशील पूंजी में कैसे परिवर्तन होगा, किस तरह से परिवर्तन होगा, वो हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे अंत में आती है लेखांकन की अनुपात की सीमाएं। क्या सीमाएं होती हैं देख लीजिए। पहला, गुणात्मक पक्ष की अवहेलना, मूल्य स्तर में परिवर्तनों की अवहेलना। कोई अवधारणा ही नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है, जो मर्जी आओ जो चला रहा है, और गलत लेखांकन अंकों पर भ्रामक परिणाम भी हो सकते हैं। तुलना के किसी एक मानक अनुपात का ना होना और पूर्वानुमान लगाना में कठिनाई हो सकती है। तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सादर जय हिंद, जय राजस्थान। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, थम्स अप जरूर कीजिए, ताकि हम आपको एक अच्छा मटेरियल, आपको एक अच्छी गाइडेंस आपको तुरंत प्रभाव से पहचान। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।